हिंदुस्तान में जितने भी उपद्रव हुए हैं और आतंक हुआ है उसमें इसका हाथ है। आप शाहीन बाग की बात करो, उसमें इसका हाथ है। किसान रैली में बात करो, हमारे पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है, कोई कुछ नहीं कर सकता हमें। ये जो भावना है इसको तोड़ने की जरूरत है। पीएफआई पर बैन लगाया गया और हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी समय मौके पर मौजूद। हम समझना चाहेंगे, पहला सवाल तो सर आपसे ये था कि ये कितना ज़रूरी था और क्यों था? ये बहुत ज़रूरी था और मेरा ख्याल है ये पहला कदम है, बहुत महत्वपूर्ण कदम है और ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। पीएफआई की रचना हुई थी 2006 में। 2011 में दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुआ था और जिसमें डीजीपी वगैरह सब अटेंड किए थे, आईजी वगैरह अटेंड किए थे और विज्ञान भवन में 15 सितंबर 2011 को हुआ था, जिसमें आईबी ने ये रिपोर्ट दिया था कि ये पीएफआई बहुत ही ख़तरनाक संगठन है देश के लिए और ये भविष्य में नेशनल मूवमेंट बनाएगा और देश को बर्बाद करेगा। तो 2011 और आज है 2022। चलो देर आए दुरुस्त आए। अब सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि ये पीएफआई से खतरा देश को कैसे है। आतंकवाद आतंकवादियों का नर्सरी है और फीडर चैनल है आईएसआईएस के लिए और अलकायदा के लिए। तीसरी बात कि ये पीएफआई हिंदुस्तान में जितने भी उपद्रव हुए हैं और आतंक हुआ है उसमें इसका हाथ है। आप शाहीन बाग की बात करो, उसमें इसका हाथ है। किसान रैली में बात करो, आप बाकी जितने भी हुए हैं उपद्रव उसमें इसका हाथ है। और जो सबसे बड़ा अस्त्र जो ये इस्तेमाल करता है वो टेरर फंडिंग। तो टेरर फंडिंग, इसको विदेश से, गल्फ़ कंट्रीज से इसको पैसा मिलता है और गल्फ़ कंट्रीज से 120 करोड़ इसको मिला है कैश में और 120 करोड़ मिला है वाइट में और 125 करोड़ मिला है हवाला के माध्यम से कैश में। अब सोचिए कि पहला प्रश्न उठता है, जिस एनजीओ के माध्यम से इसको पैसा मिला, जिस एनजीओ ने पैसा रिसीव किया, तो क्या वो एफसीआरए रजिस्टर्ड था? आज तो सरकार बहुत एफसीआरए तो बहुत सख्त कानून हो गया है। रजिस्टर्ड था? नहीं। क्या सब फाइनेंशियल कंप्लायंसेस इस एनजीओ ने किया? नहीं। तो ये तो दादागिरी है, ये तो कानून को ये कुछ समझ नहीं रहे हैं और अपनी मर्जी से इन्होंने किया। एक और ये, जब हम थ्रेट परसेप्शन की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में आप यदि बात कीजिए तो 2.5 फ्रंट वॉर सिनेरियो है। जैसे जनरल रावत ने भी कहा 2.5 फ्रंट। 2.5 फ्रंट है क्या? पाकिस्तान एक फ्रंट, चीन दूसरा फ्रंट और जो हाफ फ्रंट है वो इंटरनल फ्रंट है, आंतरिक फ्रंट। बाहर का फ्रंट तो हम संभाल लेंगे क्योंकि पता है कि उस बंकर में पाकिस्तान का दुश्मन, पाकिस्तान के सिपाही हैं, वो दुश्मन है, ठोक देंगे हम। आर्टिलरी गन इस्तेमाल करेंगे, ठोक देंगे। लेकिन जो घर के अंदर ये सांप बैठे हुए हैं, जो यहाँ टोपी पहन के नहीं घूम रहे हैं कि मैं आतंकी हूँ, उसको कैसे पहचानोगे? वो तो आतंक करेगा, तो वो तो बहुत बड़ा खतरा है। किस ग्रुप में, किस भीड़ में कौन आतंकी है पता नहीं, वो तो अपनी मर्जी से स्ट्राइक करेगा, तो खतरा ये है। उसके बाद आते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने को ऑर्गेनाइज किया है और किसी ने जो आर्मी का बैकग्राउंड का मुसलमान होगा वो इनको गाइड किया होगा, मेरा विश्वास है। कैसे? एक स्टेट में एक यूनिट बनाया है लोएस्ट लेवल का, उसके ऊपर से एरिया, उसके बाद डिवीज़न जो है हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट में, और स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल जो है हाईएस्ट बॉडी है। तो देखिए आर्मी के पैटर्न पे, आर्मी में भी यूनिट है, बटालियन है, लोएस्ट यूनिट है, उसके बाद एरिया भी आता है, डिवीज़न भी आता है। एरिया पीस एस्टेब्लिशमेंट माना जाता है, डिविजनल हेडक्वार्टर्स फाइटिंग एशलॉन है, फाइटिंग हेडक्वार्टर्स है। तो आप देखिए कि किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाए है। अब इन्होंने अपनी पूरी जो रणनीति बनाई है कि 4 फेजेस में ऑर्गेनाइज़ करना है और तबाही मचाना है। पहला, रिक्रूट करो लोगों को। दूसरा, पैसे का बंदोबस्त करो, जो कि इनके पास आया है पैसा। ट्रेनिंग दो और हिंदू के समूह को तोड़ो, और तोड़ने का सबसे अच्छा है दलित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनके बीच में ये संदेश दो कि सरकार एंटी तुम्हारे है। उसके बाद सेना और पुलिस में इन्फिल्ट्रेट करो,
घुसो, जुडिशरी में घुसो। ऐसा क्यों था कि तीस्ता सेतलवाद का सब केसेस सुप्रीम कोर्ट में, एक पटना का जज था, आलम करके कुछ था, नाम एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, उसके पास सब केसेस क्यों जाते थे तीस्ता के? क्योंकि सब फिक्सिंग हो रखा था, मैच फिक्सिंग हो रखा था। जैसे गोगोई साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मैच फिक्सिंग होता है, चीफ जस्टिस वो बोल रहा है, और ये तीस्ता का उदाहरण तो सामने है। तो आप देखिए, तो ये खतरा जो इस तरह से है, उसके बाद यदि देखिए तो पीएफआई का रोल यदि एनालाइज कीजिए तो कुछ मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। खरगोन में हिंसा, दिल्ली सीए में गदर, हिजाब कंट्रोवर्सी मैं खाली पॉइंट वाइज बोल रहा हूँ, यदि व्याख्या करने लगूँ तो मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। हिजाब कंट्रोवर्सी कर्नाटका में, मुस्कान जो लड़की है वो हिजाब पहन के अल्लाह अकबर कर रही है, और मेरे मोबाइल पे फ़ोटो है, वो इतना भद्दा ड्रेस पहनी हुई कि मुझे शर्म आ रहा है, और मैं दिखा सकता हूँ वो फ़ोटो। वो इस तरह से कम वस्त्र पहन के घूम रही है, और मीडिया वाले उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। कहाँ गया हिजाब? और लोग 5 लाख का अनाउंसमेंट कर देते हैं। ये सब पीएफआई का कुल। आज़ादी मार्च 2012 में पीएफआई ने परमिशन मांगा केरला गवर्नमेंट से कि आज़ादी मार्च का हमको मौका दिया जाए। मुझे तो समझ में नहीं आता इस देश में हो क्या रहा है। काहे का आज़ादी मार्च? मतलब राष्ट्रद्रोह करने को ये लोग कहते हैं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमको अपना मत रखने का आज़ादी है, कि आज़ादी है। ये डिफाइन करने की जरूरत है इस देश में। राष्ट्रद्रोह आज़ादी नहीं हो सकती है। उसके बाद 30 पॉलिटिकल मर्डर हुए केरला में, ये ओमन चांडी ने कहा है, जो कि कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था। 2015 में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिला कुछ लोगों को, जिन्होंने प्रोफेसर टीजे जोसेफ का जो पाम था, हथेली था, काट दिया था। बेचारे को नौकरी से निकलना, उसकी पत्नी ने खुदकुशी किया 2014 में, क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा था। तो जिएगी कैसे? ये तो हत्यारे हैं पीएफआई। उसके बाद 6 पीएफआई एक्टिविस्ट मर्डर और एवीपी लीडर के मर्डर के लिए वो अरेस्ट हुए। और अभिमन्यु 9 पीएफआई कैडर अरेस्ट हुए एसएफआई लीडर अभिमन्यु के मर्डर के लिए। तो आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने इतना मनमानी किया है। मेरे पास लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आप क्योंकि फौज में रहे हैं, लंबे समय तक सेवा की है देश की, जो जनरल साहब ने कहा था 2.5 मोर्चा, तो 2 मोर्चे के लिए तो कई बार सेना प्रमुखों के बयान आए हैं कि हम तैयार हैं। ये जो 2.5 वाला आधा मोर्चा है, एज आ फौजी आप क्या समझते हैं, कितनी तैयार है देश या सेना या उस तंत्र हमारा? हम पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, और उसका सबसे मुख्य कारण मैं बताना चाहता हूँ। मुख्य कारण है पॉलिटिकल सपोर्ट। जी। आप कुछ भी कर लो, आप देखो हिजाब कंट्रोवर्सी में इन लोगों का इकोसिस्टम कितना पावरफुल है कि एक लड़की स्कूटर पार्क करती है, पहले से कैमरामैन तैयार है, उनको पता है हंगामा, सब कुछ ड्रामा पहले रिहर्स हो चुका है। शुरू हो जाता है, वो अल्लाह अकबर बोलती है, फटाफट विदेशी मीडिया में चला जाता है, लोग 5 लाख का राशि घोषित कर देते हैं, और उसके बाद शुरू हो जाता है कि देश एंटी हिजाब है, एंटी मुस्लिम है। ये सब इनकी तो पॉलिटिकल सपोर्ट। अब पॉलिटिकल सपोर्ट का मैं बहुत एग्जांपल दूंगा। जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं वो बोलना शुरू कर दिए हैं, कुछ जो उनके बदौलत समझते हैं कि वो सत्ता में आ सकते हैं, कि एंटी मुस्लिम है, मुस्लिम वेंडेटा है, हिंदुस्तान अब अशांत देश हो गया है। तो बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स बोल रहे थे रहने लायक नहीं है। ज्ञानवापी केस में मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के 8 और भी अयोध्या केस वगैरह में हिंदुस्तान के बड़े बड़े एक्सपेंसिव लॉयर्स, कपिल सिब्बल जिसका एक अपीयरेंस में कई लाख है, पता नहीं, कोई बोलता 8 लाख, कोई बोलता 10 लाख, ये 8 लोग 80 लाख मतलब पर अपीयरेंस, 80 लाख आया कहाँ से? मैं ये पूछना चाहता हूँ। कोई तो फंड कर रहा है, कपिल सिब्बल फ्री में तो नहीं करेंगे। वो कौन लोग हैं जो पैसा दे रहे हैं? पॉलिटिकल सपोर्ट। दूसरे बात, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री है तो यासीन मलिक को रेस कोर्स में प्रधानमंत्री निवास में खाने पे बुलाता है, बुके देता है, सोशल मीडिया में आप देख लीजिए, बुके देते हुए है। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार
5 मार्च 2014 को आचार संहिता लगने के 4 घंटे पहले 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे देती है, क्योंकि पता है सत्ता में तो आ नहीं रहे हैं, आचार संहिता लग जाएगी तो कर नहीं पाएंगे। 4 घंटे पहले। ये षड्यंत्र नहीं है, ये देशद्रोह नहीं है, यह अपीजमेंट तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। कांग्रेस जवाब देगी इस बात का कि 4 घंटे पहले ऐसा कौन सी आग लगी हुई थी कि आपने ट्रांसफर किया? वक्फ बोर्ड किसने बनाया? किसने बनाया वक्फ बोर्ड? अभी केजरीवाल ये बोलता है कि रिलायंस का जो घर है बॉम्बे में वो वक्फ बोर्ड का है, कुछ राज्य का हाई कोर्ट जो है वो वक्फ बोर्ड का है, तो पूरा हिंदुस्तान वक्फ बोर्ड को लिख दो। तमिलनाडु में एक बेचारा अपना प्रॉपर्टी बेचता, बोलता है एनओसी लो वक्फ बोर्ड से। मतलब वक्फ बोर्ड जब बना उसके बाद कितने प्रॉपर्टी सब उसके, कमाल का कानून है। वक्फ बोर्ड की ये मेरा प्रॉपर्टी है तो आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। पूरा गांव सर, तमिलनाडु का एक पूरा गांव है वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी। जबकि ऐसा मानता है कि वहाँ पे जो मंदिर है वो 1500 साल पुराना है, जबकि इनका धर्म 1400 साल पुराना। उसके बाद तीस्ता सदिलवाद को किसने हायर किया? 30 लाख रुपए किसने दिए? उनकी आत्मा तो यह नहीं है, वो तो मर चुके हैं, तो उनको से तो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, पर 30 लाख उन्होंने नहीं दिए थे। दूसरी बात, नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ क्यों छोड़ा बिहार में? 2 कारण, प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा, और दूसरा जो बिहार शरीफ में पीएफआई का रेड हुआ, पीएफआई पे, वो इस पे दबाव आया, इस तरह से तो बर्बाद हो जाएंगे, फिर हम आपको वोट नहीं देंगे, आप पलटी मारिए। तो पलटी मार के जो लालू जी हैं, जो एमवाई में बिलीव करते हैं, मुस्लिम यादव, लालू ने क्या कहा था फर्स्ट टर्म में जब बने थे मुख्यमंत्री? एमवाई कॉम्बिनेशन जब तक मेरे साथ है बिहार में कोई मुझे हटा नहीं सकता। तो इससे ज़्यादा उदाहरण क्या चाहिए आपको पॉलिटिकल सपोर्ट का? एक और बिंदु, बिहार के मुख्यमंत्री पाकिस्तान क्यों जाते हैं? क्या बिहार का बॉर्डर पाकिस्तान से सटता है क्या? नेपाल क्यों नहीं गए? सत्तू लेके लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पर, सत्तू खिलाते हैं। क्यों? क्यों बिहार के मुसलमानों को संदेश देना है कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं ताकि इनको यहाँ वोट मिले। ये है ये देश। 2013 में कर्नाटका गवर्नमेंट 176 केस पीएफआई और एसडीपीआई पे 176 केस विड्रॉ कर लेती है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो कांग्रेस सरकार थी वो हाईकोर्ट में जाती है कि गलत है ये सब चीज़, एनआईए बिल नहीं, कानून नहीं बनना चाहिए, और वो एनआईए कानून चिदम्बरम ने 2008 में बनाया था। आप देख लीजिए कांग्रेस सरकार एनआईए बिल बनाती है, कानून बनाती है, और उसके मुख्यमंत्री उसके खिलाफ जाते हैं, और पीएफआई कहती है ऐसे ही बाकी राज्य को भी ऐसे करना चाहिए। तो आप देखिए कि 6 मिनिस्टर हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंस के बाद 6 मिनिस्टर मुसलमान बने। क्यों बने? और आप लोग तो जर्नलिज्म में हो, चेक करो ना कि मौलाना आज़ाद का डिग्री क्या था, किस क्लास तक पढ़ा था, कहाँ जन्म लिया था, हिंदुस्तान में जन्म लिया था क्या? चेक करो। इन 6 मिनिस्टर ने हिंदुस्तान के इतिहास को, एक्चुअल इतिहास को ध्वस्त कर दिया। अकबर द ग्रेट हो गया, पृथ्वीराज चौहान द ग्रेट नहीं हुए, शिवाजी द ग्रेट नहीं हुए, रानी लक्ष्मीबाई द ग्रेट नहीं हुई। अब आते हैं केजरीवाल पे। ओबराय मतलब रिलायंस का प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड का है। अब बोला आप केजरीवाल ने, वीडियो पे तो बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मेरी सरकार बनी तो वो प्रॉपर्टी रिलायंस वाला मैं आपको दे दूंगा, और सब ताली मार रहे हैं कि इससे बेटर गद्दार कौन मिलेगा जो सत्ता के लिए तलवे चाटने के लिए तैयार है, देश को बर्बाद करने के लिए तैयार है। समझौता एक्सप्रेस में जो हुआ था वो तो सब पाकिस्तानी आतंकी थे, उसको 14 दिन के बाद कांग्रेस ने छोड़ दिया, वो पाकिस्तान चले गए और हिंदू टेरर का नाम दे दिया गया। तो आप कहते हो तैयारी तो कांग्रेस ने बड़ा अच्छा किया है कि बर्बाद हो जाओ बर्बाद हो जाओ, ये है तैयारी। देखो ऐसा है, एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति इतनी है कि ओबामा ने पूछा मनमोहन सिंह से कि आपको भी पता है कि पाकिस्तान का हाथ है
26/11 में, तो आपने क्यों नहीं पाकिस्तान को सजा दिया? मनमोहन सिंह ने क्या कहा? गलत संदेश जाएगा किसी धर्म विशेष को। वाह रे मनमोहन सिंह, वाह, देश के प्रधानमंत्री जी, गलत संदेश जाएगा, तलवे चाटो, तलवे चाटो मुसलमानों का। जो प्रधानमंत्री देश को सुरक्षित नहीं कर सकता वो उस गद्दी में बैठने लायक नहीं है। मनमोहन सिंह ने कहा कि राष्ट्र का जो एसेट है उसका फर्स्ट राइट है मुसलमानों का। क्यों? माइनॉरिटी है। फर्स्ट राइट क्यों नहीं है जैन का, जो उससे भी कम है? सिख का, जो उससे भी कम है? उनका नहीं है, क्योंकि तुष्टिकरण वोट तो चाहिए मुसलमान से ना। जैन और सिख तो ज़्यादा साइजेबल चंक नहीं है। तो भाई देश में ऐसा है, जब इस तरह की सोच हो तो आप कैसे बोलते हो तैयारी होगी? आप शाहीन बाग में देख लो, सीए क्या है, उससे कोई एक भी वर्ग शब्द ऐसा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ है? फिर प्रदर्शन क्यों? प्रदर्शन इसलिए कि मोदी जी को डराओ, उसको आर्मी में हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग। एक संदेश दो कि ये तो कर लिया, अब आगे मत बढ़ना, नहीं तो उपद्रव होगा, पूरे देश को हम चक्का जाम कर देंगे। तो आप तैयारी की बात करते हैं, तो मेरी ये सोच है, संस्कृत में कहावत है, सठम साठ्यम समाचरेत। जो लाठी की भाषा समझते हैं उसको लाठी की भाषा में जवाब देना होगा। और मेरे पास 17 पॉइंट हैं, 17 पॉइंट हैं कि कैसे इस परिस्थिति पे काबू किया जा सकता है और देश सफल हो सकता है। 1-2 पॉइंट नहीं है, 17। पहला, चाइनीज़ मॉडल। मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ, मैं तो एग्जीक्यूटिव हेड नहीं हूँ, मैं खाली सुझाव दे रहा हूँ अपना आर्मी एक्सपीरियंस से, क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। बाकी तो सरकार जाने, मैं तो कानून नहीं बना सकता। चाइना मॉडल, उगर मुस्लिम से क्या साथ क्या हुआ वो करो, कंसंट्रेशन कैंप बनाओ अंडमान निकोबार आइलैंड में, भेज दो उनको वहाँ पे। नेशनल ओरिएंटेशन सेंटर, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को वहाँ का कमांडर बना दो, सुबह शाम वंदे मातरम करवाओ, फर्स्ट क्लास हो जाएगा। दूसरी बात, इजरायली मॉडल। इजराइल जैसे पत्थरबाजों से डील करते हैं, आतंकियों से डील करते हैं। इजराइल में पत्थरबाजी का बहुत समस्या था, तो प्राइम मिनिस्टर इजराइल का इतना ही सब, तो इजराइल की एक ब्यूटी है, जब राष्ट्र की बात आती है, अपोजिशन और सरकार दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे होते हैं, दोनों एक ही भाषा की बात करते हैं, क्रश कर दो देश का विद्रोह। तो क्या किया अपोजिशन ने? कहा ठोक दो पत्थरबाजों को। इजराइल की आर्मी गई और 100-150 लोगों को ठोक दिया, मार दिया। उसके बाद आज तक पत्थरबाजी नहीं हुई है इजराइल में, आज तक। उस दिन के बाद आज तक 18-20 साल हो गए, कोई पत्थरबाजी नहीं। मेरी अपनी सोच है कि हिंदुस्तान में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है। वो हाई लेवल सीक्रेट होना चाहिए और उसका सिर्फ एक मैंडेट होना चाहिए, देश के जितने दुश्मन हैं, चाहे वो विदेश में हो कहीं भी हो, उनको हंट देम डाउन, उनको 72 हुड के पास भेज दो। उनको भी तो ऑक्युपाई रखना है ना 72 हुड को। मैं जिस तरह से देख रहा हूँ इस देश की राजनीति, वही देख रहा हूँ कि खाली तुष्टीकरण की इसलिए राजनीति होती है क्योंकि एक झुनझुन्ना है मुसलमान के पास। क्या कहते हो? वोट चाहिए तो ये करना पड़ेगा। पीएफआई बिहार की बोलती है वोट चाहिए नीतीश जी, तो शिफ्ट करो, बीजेपी को त्याग करो। तो ये वोटिंग राइट जो है मुसलमान का, ये सबसे बड़ा इस देश का समस्या है। सबसे बड़ी समस्या इस देश की है वोटिंग राइट। वोटिंग राइट को रिव्यू करना पड़ेगा, उसके आगे मैं नहीं बोलूँगा, रिव्यू करना पड़ेगा। कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ इस देश में, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो चाहे कोई हो। कितना ही ओपनली सब बकवास करते हैं, कुछ होता है? कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन करो कि राष्ट्रद्रोह क्या है, आईपीसी 121, आईपीसी 124, यूएपीए को स्ट्रांग करो। ये सब प्रावधान यदि करोगे तो सुधार आएगा। जड़ से ख़त्म करो पीएफआई के फर्स्ट टीयर, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर, लीडरलेस करो। अभी देखो कल परसों जो हुआ, चलती ट्रेन में से उठा गया लोगों को। लीडरलेस करो भाई। किसी भी फुटबॉल खेल रहे हो, टीम कैप्टन चाहिए ना, टीम कैप्टन हटा दो। फेज 1 में पीएफआई मुक्त भारत घोषणा करना पड़ेगा, और जो ऐसे लोग, इनकी स्टॉप टेरर फंडिंग रोकना पड़ेगा, इनके सब अकाउंट्स फ्रीज करने पड़ेंगे,
अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा मौलवी का, मदरसा का और पॉलिटिकल लीडर्स का जो राजद्रोह करते हैं। और यदि पॉलिटिकल लीडर है तो इलेक्शन कमीशन अपना कानून सुधारे, बनाए सरकार, इलेक्शन कमीशन को है इनको 5 साल के लिए बैन करो। अरे PFI बैन करने से पहले इन पॉलिटिकल लीडर्स को बैन करो जो सत्तू लेके जाते हैं वहाँ पर बिहार, पाकिस्तान, क्योंकि इनको इसी से बल मिलता है कि 7-7, 8-8 पार्टी यदि मेरे सपोर्ट में है तो मोदी सरकार क्या कर लेगी। कष्ट यहाँ है, अंकुश यहाँ लगाना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करो, 30 दिन में न्याय सुनाओ, 2 ही फैसला, कैपिटल पनिशमेंट या देश से बाहर, या उगर वाला कंसंट्रेशन कैंप अंडमान निकोबार आइलैंड में। मैं कलकत्ता में पोस्टेड था, अंडमान जाता था अरे 3 महीने पे, बहुत आइलैंड खाली है। वो चिड़िया भी पूछती रही किसी को भेजो इन लोग को, उनको भी कंपनी मिल जाएगा। नेबर की अकाउंटेबिलिटी है। तुम्हारे घर के बगल में पड़ोसी है, उसको पता नहीं तुम क्या कर रहे हो गदर। तो यदि कुछ गलत चीज़ पाया जाता है किसी के पास, पड़ोसी को भी पकड़ो। क्यों नहीं पुलिस को बताया तुमने, चुपचाप क्यों बैठे थे। PFI का कंप्लीट हेड काउंट लेने की जरूरत है। कितनी नफरी है, कहाँ कहाँ हैं, कहाँ छुपे हैं, कहाँ बैंक अकाउंट है, ध्वस्त करो उनको। यदि ये करोगे तो राष्ट्र सुरक्षित होगा। सर एक सवाल है कि जिस तरह से चलिए ठीक है 5 साल के लिए बैन लगा दिया PFI पे, लेकिन जो PFI का अनुशासनिक पॉलिटिकल इकाई है SDPI, देखिए जो एजेंडा लेके चल रही है PFI, उस एजेंडे को एग्जीक्यूट करने का काम SDPI कर रही है। तो जब भारत सरकार ने PFI पे 5 साल का बैन लगाया तो क्या चुनाव आयोग को भी SDPI पे संज्ञान लेना चाहिए या नहीं? मैं तो इस बात का व्याख्या कर चुका हूँ। मैंने क्या बोला, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे इलेक्शन कमीशन, कानून बनाए कि जो राजद्रोह करते हैं यदि पॉलिटिकल लीडर हैं तो बैन, पॉलिटिकल पार्टी है तो बैन 5 साल के लिए, और 5 साल खाली फेज 1 में, उसके बाद 20 साल 30 साल ठोको, नहीं आ सकते, नहीं लड़ सकते। एक चीज़ बताओ, देश बड़ा है कि कोई धर्म बड़ा है या कोई ग्रुप बड़ा है, ये बता दो मुझे। देश बड़ा है तो क्या देश के साथ खुलेआम राजद्रोह हो रहा है और पूरा सिस्टम धृतराष्ट्र की तरह चुपचाप बैठा रहेगा, डिफेंसिव मोड में बैठा रहेगा कि एक्शन होगा? भाई छोटा माँ बेटे के बीच में तो इससे प्योर रिश्ता नहीं ना है, लेकिन माँ जब देखती है कि बेटा गदर कर रहा है, 2 चांटा मारती है, वो समझ जाता है। क्यों? बिन भय होत न प्रीत गोसाई, बिना भय के प्रीत नहीं होता है। इसीलिए ज़रूरी है, मैंने जो 17-18 पॉइंट बनाए, यदि देश में होगा तो सुधार होगा, नहीं होगा तो लोग मरते रहेंगे। एक दिन पता चला कि तुम्हारा भी फ्लैट जो है वाकफ बोर्ड ले लिया है। सर एक सबसे मेन सवाल है, जैसे आप एक राष्ट्रवादी, पहले तो सेना में आपने सेवा दिया, उसके बाद में आप आज के समय में भी आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे वो अपना निजी जीवन हो, आप 1 घंटा 2 घंटा निकाल के लोगों के साथ जुड़ते हैं और हर बात करते हैं। लेकिन जब इसी देश के मेन मीडिया स्ट्रीम की हम बात करते हैं तो वहाँ पे टीवी चैनल पे मौलाना खुलेआम कहता है कि मैं संविधान को इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं शरीयत को मानता हूँ, या कई तो ऐसे नकार देते हैं कि मेरे लिए तो धर्म पहले है, देश पहले नहीं है। तो जब ऐसे बयान टीवी चैनलों पे सार्वजनिक तौर पर दिए जाते हैं तो उन बयान को हमारी जो NSA है या हमारी जांच एजेंसियाँ हैं उनको संज्ञान में लेकर इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? करनी चाहिए, इससे ज़्यादा सबूत क्या चाहिए जी। जो मौलाना टीवी पे बोलता है कि मैं भारतीय संविधान यदि हमारा ये सब वर्डिक्ट देगा हिजाब में, हम नहीं मानते, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहाँ गया? ये तुष्टि, वही तो मेरा सबसे बड़ा पॉइंट क्या था, राइट ऑफ वोट मुसलमानों का रिव्यू करो, क्योंकि यही है जड़। हिंदुस्तान की समस्या इन्फ्लेशन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये है समस्या ये है यदि देश को सुरक्षित करना चाहते हो तो। सर ये सवाल था, जैसे कि लश्कर पे बैन लगा, हिजबुल पे बैन लगा, जैश पे बैन लगा, आप तो लड़ाई भी इन लोगों से, तो अभी एक PFI पे भी लगेगा। कई लोग यही कह रहे हैं चलो 100 संगठन पे बैन लगा है, एक और सही, फिर एक और बनेगा, फिर एक और बनेगा, तो क्या ये फाइनल समाधान है अभी? सिमी पे बैन लगा, PFI आ गया, PFI पे बैन लगा, अब मुंडू ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, उसके बाद गुड्डू ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा,
उसके बाद अल्फा ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, ब्रावो ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, बट व्यक्ति तो रही रहता है ना। यस सर, यस। तो अटैक तो व्यक्ति पे होना चाहिए ना। फुटबॉल टीम के जो 11 प्लेयर हैं ना, उन पे उनको घेरो ना पहले। वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला लास्ट में? हेड काउंट लो, देश को मुक्ति दिलवाओ इन लोगों से। मुक्ति का मतलब मेरा समझ रहे हो? यदि जैश मोहम्मद का मसूद अजहर जेल में नहीं होता जिंदा, तो क्या प्लेन हाईजैक में वो छूट के जाता लोगों ने जो उसका रिलीज निकलवाया था? नहीं। सवाल ये है, जब जेएनयू के अंदर ये होता है हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कुछ नहीं होता है लोगों को। जब वो कौन आदमी था जिसके बारे में कहा कि हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल, अफजल गुरु, हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है, और दिल्ली में हो रही बात। इससे बड़ा राजद्रोह क्या चाहिए भाई? क्या सबूत है? क्यों नहीं 30 दिन में फैसला मिला? लोग को साहस तब होता है और भारत माता को तबाह करते हैं जब देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस कमज़ोर है, तुष्टीकरण के नाके हम एकदम सिक्योर हैं, हमारे पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है, कोई कुछ नहीं कर सकता हमें। ये जो भावना है इसको तोड़ने की जरूरत है, ध्वस्त करने की जरूरत। यही भावना को किल करो कि कुछ नहीं हो सकता, एटीट्यूड नहीं चलेगा। कुछ नहीं, बहुत कुछ होगा, जो अभी 3-4 दिन से 7 दिन से हो रहा है। बहुत कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, ये एटीट्यूड नहीं चलेगा इस देश में। अब ये कहानी है। एक सवाल था सर, भारत के उपराष्ट्रपति भी पीएफआई के मंच पे दिख चुके हैं, हामिद अंसारी। नियमानुसार क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? भाई टेरर कनेक्शन है, टेरर कनेक्शन है। आप एनसीपी के लीडर को बॉम्बे जेल में डाले हुए हो ना, क्यों? क्योंकि उसने प्रॉपर्टी दाऊद के कनेक्शन से लिया। तो जहाँ टेरर कनेक्शन आया तो एनआईए तो एक्शन आएगा, एनआईए एक्शन ले, क्यों नहीं लेता है? उनके पद और कद को देख के शायद। अरे काहे का पद कद? भारत माता का कद से बड़ा है उसका कद। भारत माता के साथ सब नीचे हैं, भारत माता का कद के सामने सब कद फेल। ये मेरी सोच है, हो सकता है गलत सोच हो। मेरी सोच है, भारत माता के कद के सामने सब फेल। जो भारत माता के लिए खतरा है वो सांप है, खतरनाक है। तुम्हारे घर में सांप आ जाए तो क्या करोगे? तुम क्या जाओगे हाईकोर्ट कि सांप आया है, थोड़ा वार्तालाप कर लेते हैं और थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं कि आप मेरे को रात को ही काटो, दिन में मत काटो, दिन में मैं ऑफिस जाता हूँ। वारे नौटंकी, ऐसे काम चलेगा क्या? कि डंडा उठाओगे मार दोगे सांप को? तो जो राजद्रोह करते हैं वो सांप है, उनको अकॉर्डिंगली डील कर। 10 साल आपने बताया कि वॉच करना पड़ा, तो ज़्यादा समय नहीं लग रहा आपको कि 10 साल तक? 2012 में पहला इंटीमेशन आया, तो फिर 10 साल 2011 में आया है। 15 सितंबर में डेट दे रहा हूँ, विज्ञान भवन 2011 में। अब आप बताइए 15 सितंबर 2011 विज्ञान भवन में, तो लोकेशन दे रहा हूँ। और आईबी का प्रेजेंटेशन था, अच्छा, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रेजेंटेशन था। फिर इतनी देर का कारण क्या आपको समझ में आ रहा है सर? पूछो ना वो लोग जो भारत यात्रा जोड़ कर रहे हैं, उनसे पूछो क्यों हुआ। तुष्टीकरण, तुष्टीकरण। यासिम मलिक को मनमोहन सिंह घर में बुलाता है भोजन के लिए, तुष्टीकरण। तुमको जो करना है करो, देश को बर्बाद करना है करो, हमको वोट दे दो, हम सत्ता में रहने बने रहे। ये चक्कर ये है। वोट का लालच या आपने डेथ थ्रेट भी और धमकियां भी? अरे काहे का डेथ थ्रेट यार, काहे का डेथ थ्रेट? तो हम लोग जो सोल्जर लोग बॉर्डर पे जाते हैं, हम लोग को डेथ का नहीं है डर? मतलब डर नहीं बोलेंगे, डेथ का पॉसिबिलिटी नहीं क्या? तो हम लोग चूड़ी पहन के बैठ जाएं, फिर सेना में ना जाएं। एक ट्रू इंडियन का क्या फर्ज है? किसी भी कीमत पे हम भारत माँ को सिक्योर करें। यही सेना में हम लोग को सिखाया जाता है। एट एनी कॉस्ट जान देना पड़ेगा, देंगे। हाथ कटना होगा, कटेगा। तो ये जो है, ये भावना रखनी पड़ेगी ना। एक सवाल था सर लास्ट की, मतलब ये थोड़ा सा हटके है कि अभी मैंने रिसेंटली नेपाल बॉर्डर का पूरा विजिट किया। नेपाल की सीमाओं पर मस्जिद, मदरसों, इबादत गाहों की संख्या
शायद पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर से ज़्यादा हो चुकी है भारत की तरफ से। उत्तर प्रदेश में संख्या ज़्यादा है। वही उसी पे हम जानना चाह रहे हैं कि आपको एज अ फौजी या आपने बहुत दिन तक सीमाओं की रक्षा की है, क्या कारण लग रहा है, ये क्यों हो रही है, इतनी ग्रोथ क्यों बढ़ रही है? इवन नेपाल के सांसद ने भी कहा कि हालात ठीक नहीं है। देखो ऐसा है, जब 4 बेबी 44 बच्चे होंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो ये पूजा के लिए इनको नमाज पढ़ने के लिए जगह चाहिए। तो इसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, प्रभाव है, वो बहुत फ्रंट पे प्रभाव है। और क्या क्या प्रभाव है? ये मरेंगे तो इनके लिए कब्र चाहिए, नमाज के लिए इनको मदरसा चाहिए, मस्जिद चाहिए, बच्चों को रेडिकलाइज करने के लिए मदरसा चाहिए, तो और मदरसा बनाओ। और ब्यूटी तो ये देश में ये है कि ये मौलवियों को पैसा दिया जाता है जो कि राजद्रोह सिखाते हैं। वारे देश, वारे देश, जो मौलवी राजद्रोह सिखाते हैं, वो पाठ पढ़ाते हैं। कोई भी बच्चा, मैं भगवान का स्वरूप समझता हूँ, बालक एक भगवान का स्वरूप होता है। या मुसलमान से पूछो तो अल्लाह का स्वरूप। वो सीधा बच्चा जाता है, उसको उसको आतंकी बना के मौलवी भेजते हैं बाहर, और मौलवी को पैसा मिलता है। अभी केजरीवाल ने मौलवी का तनख्वाह बढ़ा दिया। तो नेपाल सीमा ही क्यों चुनी सर? नेपाल इसलिए सीमा सुनी क्योंकि नेपाल का फिर आवागमन आसान है। मैं तो बिहार का हूँ ना, अच्छा, मैं समस्तीपुर का हूँ, दरभंगा मेरा ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट था। दरभंगा से खट उठो, बैलगाड़ी में चले जाओ नेपाल में, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हाँ, आना जाना आसान है। बहुत आसान है, आसान नहीं, बहुत आसान है। अब क्या बताऊँ तुमको, कुछ लोग जाके नेपाल में शॉपिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आ जाते हैं, गोटी फिट है, सब चलता है। बड़ी वैल्यूएबल जानकारी दी सर आपने, और तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।